नमस्कार दोस्तों। आई एम डॉक्टर अनामिका अहरवार। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द FCFS scheduling algorithm. Means first come first served scheduling algorithm. This first come first served scheduling algorithm is basically a non-primitive scheduling algorithm. मतलब क्या हो गया नॉन प्रिमिटिव का कि कोई प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट अपना काम उसने कर दिया है तो जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर देती तब तक नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट उसको नहीं कर सकते। ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन किस पे बेस्ड होता है? फीफो पे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में क्या होता है? जो पहले लगा होता है वो पहले अपना काम कराता है और सबसे पहले बाहर जाता है, आउट हो जाता है। ठीक है। अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो हमें क्या गिवन रहेगा? जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस। इसमें क्या हो गया, आपको बर्स्ट टाइम दिया रहेगा आपको, और आपको क्या निकालना रहेगा? आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना रहेगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस आ गई, P0, P1, P2, P3। अब बर्स्ट टाइम इसका मिली सेकेंड्स में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अराइवल टाइम दिया हुआ है, मतलब कोई प्रोसेस जो है वो कब अराइव हुई अपना काम, अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं? गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बेसिकली क्या होता है? एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो रही है, उसको एग्जीक्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कहाँ पे स्टार्ट हुई है, और टोटल हमारी जो लास्ट प्रोसेस थी कब तक वो खत्म हुई। तो एंड प्रोसेस हम यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन इसमें उनका होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें उसके लिए गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी कौन सी प्रोसेस आई थी? P0। तो P0 का अराइवल कहाँ हुआ था? जीरो पे हुआ था। ठीक है। जीरो से हमने स्टार्ट कर दिया। इसको लग कितना टाइम रहा? एग्जीक्यूशन टाइम इसका कितना? 5। तो हमने यहाँ पे क्या, 0 + 5, 5 कर दिया। ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम हमारा 5 लगा तो 5 पे आ गया। P0 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई, इसने अपना पूरा काम कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कौन सी आई? P1। P1 कब अराइव हुई? 1 पे अराइव हुई है, 1 मिली सेकेंड पे। ठीक है। इसको कितना टाइम लग रहा था एग्जीक्यूशन के लिए? 3। ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 से स्टार्ट हुआ था तो 5 + 3 कर दिया। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है। अब P2 प्रोसेस कहाँ पे अराइव हुई थी? 2 मिली सेकेंड्स पे। इसको टाइम कितना लग रहा था? 8। तो हमने क्या किया, 8 + 8 उसको प्लस कर दिया तो 16 आ गया। ठीक है। इसी तरह से लास्ट पे हमारी कौन सी प्रोसेस आ रही है? 3। इसको कितना एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है? 6। तो हमारा 16 + 6 = 22। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो हमारे स्कूल में कॉलेजेस में जो लेक्चर्स होते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, उनका एक टाइम टेबल होता है। ठीक है। उसमें हर लेक्चर को एक टाइम अलॉट दिया रहता है कि इतनी देर की क्लास चलेगी और इतने बजे से स्टार्ट होगी। सपोज आपकी क्लास स्टार्ट होने का टाइम है फर्स्ट क्लास का 9 बजे से। ठीक है। तो सुबह 9 बजे आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 1 घंटे की क्लास है, मीन्स 10 बजे तक चलेगी। तो पहली जो प्रोसेस थी आपकी, वो कितनी कहाँ से स्टार्ट हुई? जीरो से, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कहाँ पे? जीरो पे था। सपोज मीन्स उसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा था। उसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा था? आपको मान लो सपोज 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो 30 मिनट्स, ये 30 मिली सेकेंड्स ले लो। ठीक है। इतना उसने अपना टाइम लिया एग्जीक्यूशन के लिए, एंड हुआ। फिर नेक्स्ट लेक्चर का टाइम है, नेक्स्ट लेक्चर कितना, मान लो 40 मिनट्स का था। ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगना? 40। लेकिन P2 जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी? 9 बजे से तो होगी नहीं ना, क्योंकि 9 बजे से तो फर्स्ट क्लास स्टार्ट थी। फर्स्ट क्लास को जितना टाइम लगा वो जब कंप्लीट हुई, तो सेकेंड प्रोसेस कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस के बाद ही ना काम स्टार्ट करेगी। मतलब सेकेंड लेक्चर का टाइम आपको, मान लो 1 घंटे की क्लास थी तो 10 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगा? तो पूरा हम इसमें कितना ऐड ऑन कर देंगे, पहले लेक्चर का टाइम प्लस जो हमारा नेक्स्ट उसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो,
हमने उसको स्टार्ट करा दिया वहां से, तो हमने उसको ऐड ऑन करके वहां पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इसको हर प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, और वो कब, इसको कितना टाइम लगा, वो ऐड करके यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। उसके लिए हमें हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो P0 प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, P0 का अराइवल कब था, 0 पे था। ठीक है, 0 पे था, तो इसको कहाँ से स्टार्ट किया, उसने 0 से स्टार्ट किया होगा, इसलिए उसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा, तो हमने इसका वेटिंग टाइम कितना, 0 कर दिया। अब P1 प्रोसेस जो है वो आपकी कब, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 5 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, काउंटर किस पे आ गया था, 5 पे आ गया था, क्योंकि इतना तो चल चुका था वो। ठीक है, तो P1 प्रोसेस को इतना तो चल चुका था, तो वेट कितना करना पड़ा होगा, 5। लेकिन वो आया कब था, 0 पे तो आया नहीं था। अराइवल टाइम P0 का कितना, 0 था, 0 पे आया नहीं था। तो भाई जब तुम आए हो तभी से तुम्हारा टाइम स्टार्ट होगा ना। तो तुम आए कब थे, 1 पे आए थे, तो हमने क्या कर दिया, 5 - 1 कर दिया। ठीक है, तो 4 आ गया। नेक्स्ट क्या होता है हमारा P2। P2 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 8। ठीक है, अराइव कब हुए थे P प्रोसेस, 2 पे, तो हमने 8 - 2 कर दिया, दैट इज 6। P3 प्रोसेस हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 16 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इसका अराइवल टाइम कहाँ था, 3। तो हमने क्या किया, जहां से वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और कब उसका अराइवल टाइम था, उससे हमने उसको माइनस कर दिया है। मीन्स स्टार्ट होने का टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल्स टू आपका वेट टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ गया हमारा, एवरेज निकालने के लिए हमने इसका सबका समेशन कर दिया और डिवाइड कर दिया किससे, एवरेज निकालने, इसके नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है हमारे पास, 4, 1 2 3 4, तो 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 5.75 एवरेज वेटिंग टाइम। मीन्स हर प्रोसेस का जो हमने एक ऑन एंड एवरेज कैलकुलेट किया कि हर प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वेट करना पड़ा होगा अपना काम स्टार्ट करने के लिए, तो हमने उसके एवरेज वेटिंग टाइम निकाल के दे दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। ठीक है, ये बैच सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होती है। बैच सिस्टम में हम क्या कर देते थे, अलग अलग बैचेस बना देते थे। सपोज मेरे सी प्रोग्राम का एक बैच बना दिया, एक C++ का बैच बना दिया, एक जावा का बैच बना दिया। तो सी वाले प्रोग्राम जितने थे उसका जो एडिटर कंपाइलर जो हम यूज करने वाले हैं उससे हम कंपाइल कर देंगे, बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। यही होता है बैच सिस्टम में। फिर नेक्स्ट हम दूसरा कंपाइलर चेंज करते हैं, C++ का या जावा का। हमें उससे रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स थे, हमने जो बैच बनाए थे, उसका हम सारा एग्जीक्यूशन करा देते हैं। ठीक है, तो दिस FCFS एल्गोरिथम इज सुटेबल फॉर बैच सिस्टम। इसको समझना बहुत ही आसान होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जब हम कोडिंग करते हैं तो भी बहुत आसान होती है, उसका कोड बहुत आसान होता है, इसलिए ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। मतलब क्या हो गया, जो करंट प्रोसेस को जितना टाइम लग रहा है हम उसको बीच में नहीं रोक सकते, हमें उसको पूरा कंप्लीट कराना ही पड़ेगा, तब हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, वेटिंग टाइम कैन बी लार्ज इफ शॉर्ट रिक्वेस्ट वेट बिहाइंड द लॉन्ग प्रोसेस। तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि टाइम शेयरिंग में हम क्या करते थे, टाइम अलग अलग मल्टीपल जॉब्स थे, उसको हम एग्जीक्यूशन एक साथ कराते थे, बस उसको एक टाइम लिमिट दे देते थे, तो वहां पे सारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता रहता था। अब इसकी चूंकि एवरेज टाइम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए क्या, पुअर इन परफॉर्मेंस, क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम इज हाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टेस्ट जॉब्स हम देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसमें हम फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें प्रिमिटिव भी सॉल्व करेंगे और नॉन प्रिमिटिव भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक यू टेक